हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ साक्षी हियर। तो जैसा आप देख रहे होंगे, ये हमारी पहली क्लास है चाइल्ड एंड डेवलपमेंट की। मतलब आज हम बाल विकास पढ़ेंगे। तो बाल विकास में आपने पढ़ा होगा प्याजे की थ्योरी के बारे में। पहले हम लोग, मैं आपको बता देती हूँ, पहले हम लोग सिलेबस पे सारी थ्योरियाँ कंप्लीट करेंगे, क्योंकि थ्योरी से अब जैसा टाइम तो देख रहे हैं हम लोग, 2 महीने का टाइम है। 2 महीने अभी बीच में बहुत डिस्टर्बेंस होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरीज कंप्लीट करेंगे, जैसे कि प्याजे, कोलबर्ग, वाइगॉत्स्की, इनकी थ्योरी। मतलब आपने देखा होगा कि 1-2 क्वेश्चन पक्का है कि इनसे आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी थ्योरीज कंप्लीट करेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्याजे की थ्योरी से। तो प्याजे ने क्या बताया, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है, मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संज्ञानात्मक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, संज्ञान का मतलब क्या होता है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है जानना, वरना थ्योरी का कोई मतलब नहीं है। तो संज्ञान को हम समझते हैं, जैसे संज्ञान को आप समझ सकते हैं जब भी हम अपना, जहाँ पे भी हम अपने मेंटल एबिलिटी, मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, लर्न कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब जहाँ पे भी हम अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, संज्ञान का, वही एक संज्ञान है। संज्ञान को अपन और एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ज़्यादा इजी होगा। जैसे कि अपन दो दो लड़कियाँ हैं, ठीक है। एक का नाम है नयन, दूसरी का नाम है पलक। नयन ने 100 में से 87 नंबर गेन किए हैं, और पलक के आए हैं 67 मार्क्स, ठीक है। तो जब हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे कि मतलब किसने ज़्यादा नंबर, किसके ज़्यादा नंबर आए, तो यहाँ हम क्या करें, इवेल्युएट कर रहे हैं ना दोनों के बीच में, कि नयन ने ज़्यादा मार्क्स अचीव किया या फिर पलक ने। तो यहाँ हमने जो डिफरेंस निकाला, इवेल्युएट किया कि हाँ नयन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट नहीं हम कह सकते, पर नयन के ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो यहाँ ये हमने कैसे बताया, ये यहाँ हमने अपना संज्ञान का, मतलब कॉग्निशन का यूज़ किया है। तो ये क्या हो गया, कॉग्निशन हो गया। आई होप क्लियर हो गया होगा। और एक और ले सकते हैं, जैसे कोई भी अपन डिजिट है, मान लीजिए एक है 19 और दूसरा ले लीजिए 11, तो दोनों में कौन बड़ी है, 11 बड़ा होता है या फिर 19 बड़ा होता है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये अपने हम संज्ञान की वजह से बता पा रहे हैं, कॉग्निशन के थ्रू ही बता पा रहे हैं, वैल्यूएट करके, ठीक है। तो आप क्लियर हो गया होगा आई होप। तो अब हम देखते हैं कि प्याजे ने मतलब बताया क्या है। प्याजे ने ये बोला है कि ये दिया अपनी थ्योरी में कि बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, कैसे बच्चे अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है, तो हम ये पढ़ते हैं। और प्याजे ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया, मुझे भी याद आया, कि बच्चे जो होते हैं वो बड़ों के बराबर इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, या मतलब उसके पास सोचने की कैपेसिटी नहीं है। बस सिर्फ उनकी सोच में अंतर होता है, बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, बड़े अलग तरीके से सोचते हैं, पर इंटेलिजेंट दोनों। IQ यदि हम चेक करें तो दोनों का, बच्चे, एक छोटे बच्चे का भी IQ 120 हो सकता है ना। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, प्याजे ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से मैं जो अभी आपको ये पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, इससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप देखे भी होंगे आपने वर्ग 1-2 में, डायरेक्ट यहीं से ही क्वेश्चन बने हुए हैं। तो प्याजे ने क्या बताया है कि जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, मतलब आनुवंशिकता और पर्यावरण, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में। मतलब ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो दूसरा नाम, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हेरिडिटी दे, कई बार क्या होता है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आ जाता है वर्ड, तो हम नहीं वो टिक कर पाते। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, वर्ग 1 और 2 में एक चीज़ और हम लोगों को देखने मिला है कि कुछ क्वेश्चंस के मतलब जो टर्म होते हैं ना, अब जैसे प्याजे की थ्योरी में ही है, तो उन्होंने हिंदी में भी लिख दिया बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो वो क्या है, हेरिडिटी का ही दूसरा वर्ड उन्होंने वो यूज़ किया है, ठीक है। तो यदि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, यदि आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें आप नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने इसको भी जोर दिया है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को भी, ठीक है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 चीज़ें तो उन्होंने बताई है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। पर उन्होंने जो सोशल इंटरेक्शन होता है, मतलब सामाजिक संपर्क, इसको एकदम निगलेक्ट किया है, कि सामाजिक संपर्क का मतलब जो भी हम अपने बड़ों से और बच्चों के साथ, पीयर्स के साथ खेलते हैं, इससे हम कुछ नहीं सीखते, इसको इन्होंने इग्नोर किया है यहाँ पे। तो ये आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में, कि सोशल डेवलपमेंट, सोशल इंटरेक्शन, कोई मेंटल डेवलपमेंट कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो अब हम पढ़ते हैं कि प्याजे ने क्या है, 2 टर्म्स बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब ख़ास तौर पे इन 2 टर्म्स पे जोर दिया है। पहला क्या है, स्कीमा। देख रहे होंगे आप, स्कीमा को हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में भी स्कीमा ही लिखते हैं, तो डायरेक्ट हिंदी में लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, स्कीमा क्या होता है। फिर दूसरा, अडेप्टेशन प्रोसेस, बच्चा कैसे लाइफ में सीखता है, कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अडेप्टेशन प्रोसेस दो टर्म से चलती है। पहला ये आत्मसातीकरण, जिसे अपन इंग्लिश में एसिमिलेशन बोलते हैं, और दूसरा होता है अनुकूलन, उससे अपन इंग्लिश में एकोमोडेशन बोलते हैं। मैंने दोनों लिख लिया, आपको जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हाँ, तो पहले हम स्कीमा देखते हैं कि स्कीमा क्या है। और इसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये हमारी पहली क्लास है, तो आप
पढ़ने के बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा क्या है, मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं आगे कंटिन्यू करूँगी क्लास। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या है, कुछ यदि आप चाहते हो कि हाँ ये पढ़ाओ या फिर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरी पहली क्लास है, आप देख रहे होंगे। तो स्कीमा समझते हैं। स्कीमा होता क्या है, ठीक है। स्कीमा क्या है, तो जब भी हम किसी भी चीज़ को देखकर जो हमारे दिमाग में एक मेंटल स्ट्रक्चर बनता है, मतलब हमने कुछ भी देखा, मान लीजिए आप फ़ैन को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम कोई बच्चा फ़ैन को देख रहा है तो उसके दिमाग में बना हाँ ये ऐसे घूमता है, इसमें 3 या 2 जितनी भी ये पत्तियाँ होती हैं। तो मतलब जो एक स्कीमा बना, किसी भी चीज़ को हमारे दिमाग में देखकर जो मेंटल स्ट्रक्चर बनते हैं उसे हम स्कीमा कहते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन टाइप की बात। अब मैं सब आपको समझाती हूँ कि है क्या। तो देखिए स्कीमा, जैसे एक 3-4 साल का बच्चा है मान लीजिए, तो उसने फर्स्ट टाइम काऊ को देखा, तो उसे तो वो काऊ नहीं जानता है, हालांकि वो जानता है हाँ कोई जानवर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर उसकी मम्मी ने उसे बताया बेटा ये काऊ है, तो उसके दिमाग में क्या मेंटल स्ट्रक्चर बने कि अच्छा जिसकी लगभग 4-5 फीट हाइट होती है, जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, एक मुंह होता है, 2 कान होते हैं, वो क्या है, गाय है। ये उसके दिमाग में क्या बन गया कि स्कीमा बन गया काऊ के लिए कि अच्छा हाँ ये काऊ होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्कीमा हो गया, ठीक है। ये बात उसने क्या कर ली, स्कीमा में तो गई, पर ये बात उसने क्या कर ली, अपने माइंड में आत्मसातकरण कर ली, मतलब एसिमुलेट कर लिया इस बात को कि हाँ ये काऊ है, ये ऐसी गाय होती है, ठीक है। फिर 3-4 दिन बाद उसने देखा कि एक हॉर्स है, हॉर्स को उसने देखा अरे ये तो काऊ है, इसके भी 4 पैर हैं, एक पूँछ है, एक मुंह है, 2 कान है। तो उसने हॉर्स को क्या काऊ बोलना स्टार्ट किया। फिर उसकी मम्मा ने उसे करेक्ट किया कि नहीं है बेटा ये काऊ नहीं, ये हॉर्स है। तो उसके दिमाग में क्या गया कि अरे अच्छा मतलब जिसके 4 पैर होते हैं, एक पूँछ होती है, एक मुंह होता है, नाक कान होता है, वो काऊ नहीं वो हॉर्स भी हो सकती है। तो यहाँ उसने क्या किया, इस चीज़ को आत्मसातीकरण वो पहले काऊ को कर चुका है, फिर यहाँ उसने क्या किया, इस चीज़ को अनुकूलन करा अपने माइंड में उसने क्या किया, एकोमोडेट किया इस चीज़ को कि नहीं ये काऊ नहीं, ये हॉर्स भी हो सकता है। इससे आप समझिए यहाँ पे मैंने जो काऊ वाली सिचुएशन बनाई थी, स्कीमा तो उसके दिमाग में बन चुका है काऊ के लिए कि जिसकी हाइट होगी, हेल्थ होगी, ऐसा ऐसा होगा, तो वो क्या होगा, काऊ होगी, एक मेंटल स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। फिर उसने इस बात को एसिमुलेट कर लिया। एसिमुलेट करने के बाद वो क्या, इक्विलिब्रियम में चली गई। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ये यहाँ पे कि वो समायोजन, आत्मसात टाइप समझो या फिर बैलेंस सिचुएशन समझो। उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं है कि हाँ ये काऊ है, कोई डाउट नहीं है कि काऊ ही है वो, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में चला गया, हाँ ये काऊ है। फिर उसके सामने न्यू सिचुएशन आई। न्यू सिचुएशन क्या आई थी कि ये काऊ ने उसके सामने हॉर्स आया, तो उसने यहाँ पे ये न्यू सिचुएशन मिली उसे। अब वो कहाँ गया, डिसइक्विलिब्रियम में गया। मतलब वो उसके दिमाग में एक डाउट आ गया कि अरे ये तो वही सारी करेक्टरिस्टिक्स है, कल ये काऊ थी, आज ये हॉर्स है। तो अभी क्या है, ये डिसइक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि वो भी बैलेंस सिचुएशन में नहीं है, उसके माइंड में एक डाउट है। तो उसकी मम्मी ने उसे करेक्ट किया कि एकोमोडेट किया। उसने क्या एकोमोडेट किया, उसकी मम्मी ने उसे करेक्ट करके बताया कि नहीं जो 4 फीट हम समथिंग हाइट हो, ये सारे विशेषताएं हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि काऊ है, वो हॉर्स भी हो सकता है। तो इस बच्चे ने इस बात को क्या किया, एकोमोडेट किया। एकोमोडेट मतलब अनुकूलन किया अपने माइंड में, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सारे टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं प्याजी ने, तो ये आई होप क्लियर हो गए होंगे। तो इसमें स्कीमा क्या है, एकोमोडेशन क्या है, जो भी यदि आपकी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसमें बता दूँगी आपको। ये उन्होंने टर्म्स दिए हैं, ठीक है। फिर अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि प्याजी ने 4 स्टेजेस दिए हैं, 4 स्टेजेस बताएं कि ऐसे ऐसे बच्चे का डेवलपमेंट होता है। और प्याजी ने एक और स्टेज के बारे में एक बात और बताई है कि जो ये स्टेजेस होते हैं, तो हम प्याजी के स्टेजेस के डिस्कस कर रहे थे कि प्याजे के अनुसार ये जो सारे स्टेजेस हैं ये एक ऑर्डर में चलते हैं। ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा सेंसरी मोटर में है तो वो डायरेक्ट ये स्किप नहीं कर सकता, प्री ऑपरेशनल में ही आएगा वो। यदि उसके सिम्टम्स भी माना कि वो बहुत इंटेलिजेंट ब्रिलियंट है तो ऐसा नहीं होगा कि वो स्किप कर जाए, ठीक है। वो लाइन से ही ऑर्डर में ही चलेगा, कॉन्टीन्यूट चलेगा, मतलब स्किप नहीं होंगे एक भी। बस हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि जैसे इसमें 2 साल एज दी है तो वो 2 साल से 3 साल का भी है तब भी वो हो सकता है सेंसरी मोटर की जो विशेषताएं हैं वही उसमें देखने को मिले, तो लेट हो सकता है। मतलब डेवलपमेंट डिले वाले बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, पर स्किप नहीं होंगे कोई भी स्टेजेस, वो कंटिन्यू ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ हाँ इंपॉर्टेंट मैं बताना बोलिए, प्याजे ने जो डेवलपमेंट है बच्चे का उसे कंटिन्यूस नहीं बताया है। उन्होंने बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू नहीं होता है, वो एक डिसकंटिन्यूस है, मतलब ऐसे सीधे नहीं होता रहेगा, रुक रुक के स्टेजेस में होता है उसका डेवलपमेंट। इसमें मतलब ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, स्टेज पहले उसने ये किया फिर ये किया, ऐसे नहीं कि बस कंटिन्यूस होता जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आ जाता है क्वेश्चन में कि प्याजे के अनुसार डिसकंटिन्यूस है या कंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस बताया उन्होंने, मतलब चरणों में बताया है, स्टेजेस से डेवलपमेंट होता है, एकदम कंटिन्यू नहीं हो पाता है, ठीक है।
और तो अब हम डिस्कस करेंगे जो ये स्टेजेस हैं उनके बारे में कि उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, बच्चों में क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले सेंसरी मोटर आता है। इसकी एज क्या है, 0 to 2 में ये आ जाता है। हिंदी में हम बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था। इसमें बच्चे क्या करते हैं, सेंसेस के थ्रू, जैसे कि टच करना, फील करना, स्मेल करना, इससे बच्चे सीखते हैं। और जो मोटर मूवमेंट है जैसे एक्टिविटी के थ्रू, जैसे ग्रास्पिंग, सकिंग, ये स्कीमाज होते हैं बच्चों में कुछ स्कीमाज। हाँ, मैं एक और बात बताना भूलिए, जो बच्चा होता है उसमें कुछ बाय बर्थ आते हैं कुछ स्कीमाज, जैसे कि सकिंग स्कीमाज, जिससे वो ब्रीस्ट फीडिंग करता है। और ग्रास्पिंग, आपने देखा होगा बच्चे के यदि हाथ में थोड़ा उंगली तो वो ऐसे पकड़ेगा या हिलाएगा, तो ग्रास्प करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है, ये स्टार्टिंग से ही उसमें 0 to 2 में देखा जाता है। कौन कौन से अब ये पढ़ेंगे अपन। तो मतलब ये क्लियर है कि इसमें स्कीमाज कुछ पैदाइशी होते हैं, जैसे कौन कौन से, सकिंग हो गया और ग्रास्पिंग हो गया, वॉकिंग, फिर ये तो वो सीखता है एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखता है वॉकिंग। तो देखते हैं अपन, सेंसरी मोटर में स्टेज 0 to 2 होती है। इसमें क्या देखने को मिलता है, बच्चे एक तो बहुत ज़्यादा इको सेंट्रिज्म मिलता है। इको सेंट्रिज्म से मतलब है कि बच्चे को लगता है कि वही सेंटर में है, उसे सिर्फ अपना व्यूज़ दिखता है कि हाँ मैं ही हूँ, जो भी हो मेरे हिसाब से सब चले, मेरे फ्रेंड्स भी हैं। इसलिए आपने देखा अगर रोने लगते हैं, कुछ भी छुड़ाया अपन ने, कुछ भी, वो मतलब समझते नहीं है, वो अपने आप को सेंटर में रखते हैं, यूनिवर्स के सेंटर में खुद को ही देखते हैं कि मेरा ही व्यू है, और कुछ वो नहीं समझते हैं किसी और को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ईगो सेंट्रिज्म कहलाता है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि बच्चों में देखने मिलता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस को हम क्या बोलते हैं, वस्तु स्थायित्व बोलते हैं, हिंदी में वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। तो हम समझें कि ये होता क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस। आपने देखा होगा कि बच्चों में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यदि अपन कोई भी टूल या फिर कोई भी खिलौना भी आप देखो, तो जब तक मान लिया ये मार्कर है, यदि उसके सामने उसको आप दे दोगे तो ये क्या होता है, 0 to 2 चलता है। तो ये स्टार्टिंग में क्या होगा, जो ये 0 मतलब 6 महीने का बच्चा ले लो, 6 महीने 8 महीने, वैसे ये हाँ 18 महीने तक आता है। ये कब आता है, 18 months। ये इसमें देखने को मिलता है। इसके पहले मतलब इस एज में वो आ जाता है बच्चों में। 18 आई गेस 7 to 8 months था ये। एक मिनट में इसको क्लियर करके बताऊंगी। 7 to 8 months के बच्चों में ये आ जाता है। इसके पहले क्या होता है, यदि आप इससे छोटे बच्चों को आप मार्कर या कोई भी खिलौना देंगे और उसको आपने साइड में रख दिया, तो वो भूल जाते हैं उसको कि हाँ था, वो गायब हो गया। तो अभी उनमें क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आया है। पर इसके बाद क्या होता है, जब ये आ जाता है 2 तक आने लगता है बाद में, मतलब इसके एज के बाद में वो आने लगता है। तो उसमें क्या होगा, यदि आपने मार्कर दिया और आपने छुड़ा लिया, तो देखते हैं अपन अक्सर बच्चे रोने लग जाते हैं, उन्हें याद रहता है कि हाँ ये था भी और वो अब कहाँ गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि हाँ बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया है। तो ये दोनों इसकी मेन विशेषताएं हैं, इस एज में वो आ जाती हैं। फिर हम पढ़ते हैं दूसरा स्टेज कौन सा आता है, प्री ऑपरेशनल। इसमें क्या होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, बच्चों में ईगो सेंट्रिज्म, जैसा हमने पढ़ा कि ये आ जाता है, डेवलप फुल्ली हो जाता है, और ये होते होते ये ख़त्म भी होने लगता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसके लास्ट तक मतलब 4 5 6 7 तक ये जाने लगता है। बच्चे इस चीज़ को ओवरकम कर जाते हैं, बच्चे दूसरों के व्यूज़ को भी समझने लगते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस एज में क्या होता है, बच्चों की लैंग्वेज डेवलप होने लगती है। मैं इसको साफ कर देती हूँ आगे। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, यदि नहीं किया हो तो पीछे करके कर लीजिएगा बैकवर्ड जाके। कहाँ से स्टॉप होगा। तो ईगो सेंट्रिज्म क्लियर हो गया होगा आपको। क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग एज में रहता है लेकिन लास्ट तक ये ख़त्म होने लगता है, ईगो सेंट्रिज्म चला जाता है। ये मैंने इस साइड लिख दिया है, इसकी क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या हमें लक्षण देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं अपन क्या होता है, प्री ऑपरेशनल में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में लैंग्वेज डेवलपमेंट होने लगता है, मतलब भाषा का विकास इस एज में चालू। अपन देखते हैं जनरली भी देखते हैं 2 से 7 3 साल का बच्चा ही अच्छे खासे बोलने लगता है, पर कंप्लीट सेंटेंस 7 years तक आ जाते हैं, मतलब भाषा का लगभग पूर्णतः विकास हो जाता है। तो और नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या विशेषता अपन को बच्चे दिखाते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब संकेतीकरण। बच्चे क्या करते हैं, संकेतीकरण को समझने लगते हैं। जैसे संकेतीकरण से मतलब ये है, जैसे आपने देखा होगा कि रिमोट है, रिमोट को बच्चे मोबाइल समझ के बात करने लगते हैं कि हेलो हेलो बात करते हैं ना, अपन ने देखा होगा। तो बच्चे क्या करते हैं, रिमोट को भी मोबाइल की तरह यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं अपन को, बच्चे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। फिर दूसरा क्या है यहाँ पर, एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है, एनिमिज्म मीन्स होता है, हिंदी में बोलते हैं अपन जीव बात। तो इसमें क्या होता है, बच्चे जो नॉन लिविंग थिंग्स है, मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा होगा वो गिर गए यदि, तो वो ज़मीन को मारने लगेंगे कि इसने मारा, या कोई भी चीज़ लग गई तो उसको मारने लग जाएंगे। तो क्या है, वो उन्हें समझ में आ रहा क्या कि हाँ इसी में जान है या नहीं है। तो मतलब इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं,
एनिमिज्म को शो करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या किसको मारने से उसे चोट लगी या नहीं, ये अपन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें, आर्टिफिशियलिज्म। इसमें क्या होता है, कृत्रिमवाद। इसमें क्या होता है, बच्चे ये नहीं समझ पाते, जैसे पहाड़ देखा तो उन्हें लगता कि हाँ ये किसी ने बनाया होगा, या मम्मी बोल देती है कि हाँ देखो ये पापा ने बनाए हैं। तो मतलब बच्चों को ये पता नहीं होता है कि क्या चीज़ भगवान मतलब नेचुरली है, क्या हमने बनाया है। पहाड़ वगैरह अपन बोल देते हैं ना कि हाँ ये नदी है वो दादाजी ने बनाई है। तो मतलब यहाँ क्या है, बच्चे कृत्रिमवाद को नहीं समझ पाते हैं। तो ये हो गए इनके क्या क्या दिखाते हैं ये। अब दूसरी बात एक और सुन लीजिए, इरिवर्सिबिलिटी, मतलब रिवर्स उत्क्रमणीयता नहीं आती है। जैसे आप 5+2 करेंगे और 2+7 कर देंगे, तो ये वो नहीं, 7+2 यदि 9 होता है और 2+7, तो उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे, वो नहीं समझ पाएंगे कि ये और ये इसके इक्वल है। 3+2 5 और 5 इक्वल है, ये वो नहीं समझ पाएंगे। और दूसरा क्या होता है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, वो ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि क्या बड़ा है क्या छोटा है, इस चीज़ की उनमें अभी नई डेवलपमेंट हो पाता है। तो ये इसके स्टेज की सारी हो गई, आप नोट कर लीजिएगा, ये सारा लिखा है, स्क्रीन शॉट या फिर ले लीजिए। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या कब तक रहती है, ये एज लिखी हुई है मैंने, ये यहाँ पे एज लिखी है, समझ जाएगा। तो ये कब तक रहती है, 7 से 11 साल के बच्चों में ये आ जाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो पहुँच जाते हैं। तो इसमें अब अपन पढ़ेंगे कि क्या बच्चे दर्शाते हैं, क्या उनकी विशेषताएँ होती हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें वो लॉजिकल थिंकिंग, मतलब लॉजिक लगाना सीख जाते हैं, वो तर्क लगाना, उनमें तर्क आपने देखा होगा कि इस एज के बच्चे 7 to 11 के बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, बर्फ़ पानी क्यों बन जाती है, मतलब कई तरह के वो लॉजिक वो चाहते हैं कि आप बताओ कि इसके पीछे का क्या रीज़न है। तो उनमें क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग आने लग जाती है। लेकिन एक बात और, उनके अंदर लॉजिक थिंकिंग तो आती है, लेकिन यदि आप उन्हें समझाएंगे अर्थ का कॉन्सेप्ट कि अंतरिक्ष भी है, उसमें 9 ग्रह हैं, 9-8 ग्रह हैं, सूर्य भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा उनके लिए। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसे उन्होंने देखा नहीं है, तो वो ये चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन और अदर लॉजिक वो समझ जाएंगे जिसे उन्होंने देखा है। यहाँ लॉजिकल थिंकिंग का मतलब ये जिसे उन्होंने सामने देखा है प्रत्यक्ष रूप से, तो वो चीज़ वहाँ वो लॉजिक लगा पाएंगे। पर ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार आ जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चे सोचते हैं यदि लॉजिक आ गया तो एब्स्ट्रैक्ट थिंक भी आ जाएगी उनमें, लेकिन नहीं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग काय का हो जाएगा, फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड का हो जाएगा। ठीक है, इसमें नो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इसमें वो नहीं समझ सकते। यदि आप उन्हें मंगल ग्रह के बारे में बताएंगे वो नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है। तो ये क्लियर होगा आई होप कि लॉजिकल थिंकिंग उनमें कैसे आती है, कई तरह के लॉजिक, वो ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं इस टाइम पे। दूसरा अपन पढ़िए कंजर्वेशन। अभी मैंने बताया था कंजर्वेशन मतलब वो कौन बड़ा बर्तन में, यदि कंजर्वेशन को अपन कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक बर्तन है, दोनों में इक्वल क्वांटिटी का मिल्क है, ठीक है, लेकिन यदि कोई लंबा ग्लास है, इसमें अपन ने मिल्क भर दिया और इसमें अपन ने मिल्क, मान लो कि ये और लंबा है या फिर चौड़ा है, ठीक है, ये तो दोनों एक नहीं होंगे इसके एग्जाम्पल। मान लो ये है, ठीक है, ये इसमें जितना मिल्क बन रहा है और इतना ही इसमें अपन फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि किस में ज़्यादा आएगा, मतलब जो बड़ा दिख रहा है उसमें उन्हें ज़्यादा लगेगा, चाहे वो नहीं आ पाए। तो ये क्या हो रहा है, कंजर्व नहीं कर पा रहे, कंजर्वेशन की थिंकिंग उनमें नहीं आ पाती है। तो ये कंजर्वेशन समझ में आ गया, संरक्षणता का गुण नहीं आता है। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, सीरिएशन। सीरिएशन मतलब श्रेणीबद्धता, यदि आप उन्हें लाइन से लगाने के लिए देंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, आपने देखा होगा, इसीलिए वो इसी एज में 5th से क्लास 3rd 4th 5th के बच्चों में आ जाता है कि इसको सीरीज से लगाइए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसलिए उन्हें वो इसी एज में सिखाया जाता है। सीरिएशन श्रेणीबद्धता, क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद आते हैं रिवर्सिबिलिटी। क्या होती है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है बच्चों में, जैसे हिंदी में बोलते हैं उत्क्रमणीयता। तो ये होता क्या है, रिवर्सिबिलिटी से मतलब है कि बच्चे ये चीज़ समझने लगते हैं कि बर्फ़ से पानी बन जाता है, पानी से फिर बर्फ़ बन जाती है। तो उनके अंदर क्या हो गया, थिंकिंग आ गई है ये रिवर्सिबिलिटी की, कि हाँ पानी को अपन फिर से जमा के बर्फ़ में कन्वर्ट कर सकते हैं और बर्फ़ को अपन पिघला के पानी में ला सकते हैं। तो ये रिवर्स वाली भी चीज़ उनके दिमाग में आने लगती है। फिर डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन का मतलब होता है कि एक ही टाइम पे 2 चीज़ों पे फोकस कर पाना, वो एक ही टाइम पे 2 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रेशन। हिंदी में लिख लीजिएगा, मैंने नोट करा नहीं है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। सीधा डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन आते हैं कि कंजर्वेशन या संरक्षणवाद कौन सी एज में आता है, कौन से उसमें आता है। यहाँ मैंने हटा दिया है कि सेंसरी मोटर में आता है, प्री ऑपरेशनल में आता है, कंक्रीट में आता है, फॉर्मल में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्याजे की थ्योरी से अक्सर यहीं से बनते हैं, वर्ग 1-2 में आपने यहीं से क्वेश्चन देखे होंगे मोस्टली, तो इसे आप नोट कर लीजिए। ये इस स्टेज की विशेषताएँ हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फिर।
एक बात मैं और मेंशन करना चाहूँगी कि मैं जो ये टर्म्स हैं इनको मैं इंग्लिश में बता रही हूँ, इंग्लिश में नोट कर रही हूँ, क्योंकि अभी वर्ग 1-2 में क्या देखने को मिला है, या मोस्टली एग्जाम में कई जगह ऐसा हो जाता है कि वो इंग्लिश में ही देते हैं, मतलब जो हिंदी है उसी का इंग्लिश में ही वो हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख देते हैं, उसको डायरेक्ट नहीं लिखते। तो उससे क्या होता है, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। 1-2 नंबर आपको यदि बचाने हैं अपने, तो ऐसा एक आध क्वेश्चन आपको पक्का देखने मिलेगा। इसलिए आप ये इंग्लिश में मत जाइए कि इंग्लिश में क्यों लिख रही हैं, हम तो हिंदी मीडियम के, हमें समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये कुछ जो ये इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है। यदि उसमें आ गया एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ही लिख के आ गया, जैसे कोई भी वर्ड है उसे वो हिंदी में भी डाल देते हैं सीधा ट्रांसलेट करके, इसलिए थोड़ा इंग्लिश भी करना ज़रूरी है। तो इंग्लिश में देखिए, टेंशन में मत आइए, वो आपके नंबर ही बचाएगा। और एक बात और, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है थ्योरी में, या कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अभी मैं इसके प्याजे की जो क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगी, जो अभी मतलब अदर एग्जाम में आए हैं, CTET में, KV में, UP टेट में, अदर टेट में, वर्ग 1-2 में भी जो आए हैं, तो उसके क्वेश्चन कराऊंगी, तो मैं उसमें क्लियर कर दूंगी। यदि आपका कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए क्या प्रॉब्लम या जो भी हो रहा हो, समझ आ रहा है नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है हमारी, जैसा आप देख रहे होंगे। तो हाँ, अब अपन डिस्कस करते हैं, लास्ट स्टेज पर आते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, अमूर्त, पहले तो हिंदी में समझ लीजिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं अपन इसे। और ये कब आती है, 12+ की एज में आती है। 12 साल से ज़्यादा के बच्चों में आपको ये लक्षण देखने मिल जाएंगे। ये इस स्टेज में ये इनका विकास होने लगता है। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, सबसे पहले बच्चों में क्या आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, मतलब तार्किकता आती है, तार्किक समझ, वो समझने लगते हैं कि इस चीज़ के पीछे ये रीज़न है। और ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन है इसमें वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं लगा पाते हैं। यहाँ यदि आप उसको उन्हें रीज़न बताएंगे दिन रात होने का भी, तो भी वो समझ पाएंगे। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है उनमें, और लॉजिकल थिंकिंग भी आ जाती है। यहाँ मैं लॉजिकल लिखने वाली थी, तो उसमें लॉजिकल थिंकिंग काय के साथ आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के साथ आती है। वो समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो उन्हें नहीं भी दिख रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, वो भी वो समझ जाएंगे। यदि आप सूर्य चंद्रमा, दिन रात होने का कारण, ठंडी गर्मी का कारण समझाएंगे, वो इस स्टेज में समझने लगेंगे। तो फिर क्या होता है, दूसरा अपन समझ सकते हैं कि थिंकिंग क्रिएटिव हो जाती है। इस टाइम पे आपने देखा होगा बच्चों को प्रोजेक्ट टाइप के दिए जाते हैं, विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, क्योंकि वो क्रिएटिविटी आने लगती है। आप अच्छे से इस एज में आप बच्चों में क्रिएटिविटी, मतलब रचनात्मकता, बच्चे रचनात्मक होने लगते हैं। आप किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट देंगे वो इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा नहीं होगा कि उनके सर के बाहर से निकले। ये इस टाइम इनका ये डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। फिर कैलकुलेशन, गणना, बच्चे आपने देखा होगा मैथ्स भी काफ़ी, यदि आप उनसे कैलकुलेशन, इसी एज में आपने देखा होगा बच्चे, पेरेंट्स क्या करते हैं, इसी एज में बच्चों को अबेकस की क्लासेस देते हैं ताकि उनका कैलकुलेशन फास्ट हो पाए। तो इस टाइम पे कैलकुलेशन बच्चे करने लगते हैं। अगला क्या है, रीज़न उन्हें समझ में आने लगते हैं कि अच्छा हाँ, इस चीज़ के पीछे ये रीज़न है, कारण, मतलब उनका अच्छे से फुल्ली डेवलपमेंट जो होता है वो होने लगता है, हो जाता है बच्चों का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें यदि कोई डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें आपको जो भी डाउट हो, थ्योरी में जो भी डाउट हो, उन्हें आप पूछ लीजिएगा कमेंट करके। मैं अभी MCQs के वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो थ्योरी, मतलब समझ लेते हैं कि जो थ्योरी पियाजे ने दी है उसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब उसे कैसे, उन्हें जो भी उन्होंने बताया है उसे हम कैसे यूज़ करना चाहिए। जो उन्हें बताया है उन्होंने, उसको देखते हुए हम कैसे, क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे कि बच्चों को अपन सही डायरेक्शन प्रोवाइड कर पाएँ, या वो अच्छे से सीख पाएँ, या उन्होंने किन चीज़ों पे जोर दिया, तो उसे अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पियाजे ने बोला है कि बच्चों को खुद से, जैसा उन्होंने बोला ना कि बच्चे बड़ों के बराबर ही सोचते हैं, बस उनका सोचने का तरीका अलग होता है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, खुले में छोड़ देना चाहिए, मतलब प्लेग्राउंड में जाने देना चाहिए, गार्डन में जाना चाहिए। खुद से उन्हें डिस्कवरी करना चाहिए, मतलब डिस्कवरी करने देना चाहिए, खुद से खोजने देना चाहिए, अपना तरीका वो खुद पता लगाएं। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, रचनात्मकता आएगी। तो उन्हें खुद खोज करने देना चाहिए हर चीज़ में, नहीं कि नहीं यहाँ बैठो, ऐसा करो, इसके साथ बैठो, यहाँ जाओ। उनका मन है यदि गार्डन में जाने का, तो उन्हें गार्डन में जाने देना चाहिए, मतलब बच्चों को उनका स्पेस प्रॉपर देना चाहिए, एक्सप्लोर करने देना चाहिए। बच्चे गार्डन में जाएंगे, देखेंगे कि अच्छा हाँ ये ऐसे उग रहा है, तभी उनके अंदर एक जो डेवलपमेंट, मतलब वो अपनी चीज़ों को भी समझ पाएंगे ना कि उनका क्या इंटरेस्ट है, कहाँ है। यदि हम उन्हें रोक टोक के उनका गार्डन में खेलने का मन है और हम बोले नहीं आप लाइब्रेरी में जाओ, तो नहीं, जहाँ जो बच्चे का मन है उसको उस हिसाब से अपन को एक्सप्लोर करने देना चाहिए, खुद से एक्सप्लोर करते रहना चाहिए हर जगह पे। ये नहीं कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ठीक है। तो ये चीज़ बताई है पियाजे ने।
फिर क्या रीज़न है, एक्टिव लर्नर, इससे बच्चे क्या होंगे, एक्टिव लर्नर बनेंगे, मतलब सक्रिय खोजकर्ता बनेंगे। वरना वो बच्चों को अपन वही रटा रटाया, जो अपन कप एंड मग वाला मॉडल हो गया ना, कि जो हम देंगे, जो जिस हिसाब से पढ़ाएंगे बच्चे वही सीखेंगे, तो वो रटा रटाया नहीं। बच्चों को हमें एक्टिव लर्नर बनाना है, ताकि वो खुद से भी खोज कर सके, एक्सप्लोर कर सके, डिस्कवरी कर सके। बच्चे को हमें क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, मतलब सिर्फ सुविधादाता का काम करना है, सिर्फ सुविधा देनी है हमें उन्हें, कि हाँ गार्डन में लेके जाएं, सिर्फ देख रेख करनी है कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब लड़वड़ तो नहीं रहे। बाकी उन्हें एक्सप्लोर करने देना चाहिए, डिस्कवरी करने देना चाहिए। ये उनकी एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन है, कि वो क्या चाहते हैं, कि बच्चों को कैसे छोड़ना चाहिए। ठीक है। और टीचर को एक बात और, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना चाहिए, कि हर बच्चे का ज़रूरी नहीं है कि उसे यदि आप प्लांट्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसे आप प्लांट बना के दिखाएं तभी समझ में आए। हालांकि कुछ बच्चों की देखने की, जो विजुअल जो होते हैं लर्नर्स, उन्हें देख के समझ ज़्यादा आएगा। पर कुछ बच्चे क्या है, वो वहाँ पे जाके एक्टिव लर्नर, मतलब खुद एक्टिविटी के थ्रू सीखना चाहते हैं। तो प्लांट चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ हमें उन्हें मतलब प्लांट बनाने के दिखा रहे हैं, वो ठीक है, हम उन्हें समझा रहे हैं, सब कर दिया। फिर उसको गार्डन भी लेके जाना चाहिए, कि देखो ये प्लांट्स हैं, ये इससे ऐसी लीव्स निकल रही हैं। तो बच्चे खुद से सीखेंगे, क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, फिर वो आगे भी जा सकते हैं उसमें, एग्रीकल्चर में, ईटीसी। मतलब इतना नहीं अपन को सोचना है, पर हाँ अपन को बच्चे को फुली अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करना है, अच्छे से पढ़ने देना चाहिए, और डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स अपनाने चाहिए, ताकि वो हर स्टूडेंट के हिसाब से इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ पाएँ। और फैसिलिटेट, यही सारे ये पॉइंट्स हो गए, इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। इससे जो अंडरस्टैंडिंग, जो अभी मैंने टर्म्स बताए थे कि इस एज में ये आता है, ये आता है, वो जब फैक्ट आते हैं तब वो रटने वाला है। ये जब अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड आता है, अक्सर सीटेट में ये क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके, सीटेट के, अक्सर ये ऑप्शन में आपको देखने मिलेंगे ये। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, या कुछ भी इम्प्रूव करना हो। और एक बात और, अब देखो कोई भी थ्योरी देता है तो उसे क्रिटिसिज्म, हर जगह आलोचना तो उनकी होनी ही है। पियाजे ने अपने हिसाब से बताया है, तो अब वो भी पढ़ लेते हैं, कि क्योंकि एक दो क्वेश्चन आए हैं जिसमें कोलबर्ग और पियाजे से रिलेटेड क्रिटिसिज्म भी पूछ लिया। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। हर जब थ्योरी देता है कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी मनोवैज्ञानिक, तो उसके अच्छे बुराइयाँ दोनों चीज़ें सब क्रिटिसाइज़ करते ही हैं। तो इन्हें किस बेसिस पे क्रिटिसिज्म मिला, तो वो अपन देखते हैं। देखो इन्होंने बताया था, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस नहीं होती है, वो क्या होती है, स्टेजेस से होकर गुजरती है। तो क्या हो गया, उन्होंने क्या बताया कि डिसकंटिन्यूस है, जबकि अदर बोलते हैं, अपन पढ़ते हैं ना कि विकास निरंतर होता है, पर नहीं, प्याजे ने कंटिन्यू नहीं बताया। उन्होंने बताया कि चरणों से होकर गुजरता है, कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। मतलब कंटिन्यू, निरंतर नहीं चलता है, अनिरंतर रूप से चरणों में होकर गुजरता है। तो ये चीज़ बेस पे उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, कि नहीं बच्चा तो धीरे धीरे बढ़ता ही है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये बताया कि इनके अनुसार टीचर, समाज आदि का रोल नहीं होता, बच्चे खुद ज्ञान का, अपने खुद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं। टीचर उन्हें नॉलेज नहीं देंगी, समाज उन्हें, लोग उन्हें, बताया ना, सोशल इंटरेक्शन से बच्चे, सामाजिक संपर्क से नहीं सीखते हैं, लोगों से मिलके नहीं, ये उनके अनुसार है, हालांकि सीखते हैं, ऑब्वियस है। पर उन्होंने क्या बताया है कि नहीं, बच्चा खुद अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। कैसे कैसे करता है खुद कंस्ट्रक्ट, इसलिए उन्होंने बोला है कि बच्चों को प्लेग्राउंड लेके जाओ, लाइब्रेरी लेके जाओ, बच्चों को गार्डन में खुला छोड़ दो, ताकि वो डिस्कवरी करें, एक्सप्लोर करें, एक्टिव लर्नर बने। हमें सिर्फ उन्हें क्या करना है, फैसिलिटेट करना है। तो इस बेस पे उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया कि नहीं, बच्चे समाज से भी सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बोला था हेरिडिटी इन्वायरमेंट, बच्चा खुद अपना नॉलेज, तो इस बेस पे उन्हें किया। दूसरा, इन्होंने प्याजे ने क्या किया, जो ये स्टेजेस दिए हैं और ये जो सारी चीज़ें थ्योरी दी है, वो उन्होंने अपने बच्चे पे, मतलब अपने बच्चे पे, खुद के बच्चे पे एक्सपेरिमेंट करके दी है। तो अदर लोगों ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा मतलब जैसे सीख रहा, तो सबका अलग अलग होता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चे पे प्रैक्टिकल किया, इस बेस पे भी उन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो ये थी हमारी प्याजे की थ्योरी। इसमें जो भी आपको डाउट्स हों, कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी पूछना हो, तो आप आके नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आपको जैसी क्लास लगी आप बताइए अपने रिव्यूज़।
सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्ज़ाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना, और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है फ्रेंड। अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।